हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि IBPS RRB 2021 का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, जिसमें अपनी एग्रीकल्चर फील्ड की जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट है अपने उसके बारे में डिस्कस करेंगे और RRB से रिलेटेड जितने ही बैंक्स के अंदर जो नोटिफिकेशन यानी कि जो वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में। तो ये क्या है, एक गोल्डन चांस है आप सभी के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए स्पेशली। तो इसमें क्या है, आपके 10,166 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि इतनी पोस्ट हैं इसके अराउंड। तो ये आपके लिए एक बम्पर भर्ती है, इसके अंदर आप फॉर्म फिलअप ज़रूर करें। तो इसमें क्या रहेगा, कौन कौन सी पोस्ट पे एग्रीकल्चर ऑफिसर और ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन पे क्या है अलग अलग वैकेंसीज़ निकली हैं। तो इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, इनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगी, और इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, आपकी एज की लिमिट क्या रहेगी, और जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो क्या रहेगा, और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या कुछ है। जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म की फ़ी क्या है, उसकी डेट, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंदर आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है, जो IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो है, जिसे हम IBPS बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या है, इन्होंने RRB के अंडर में जो वैकेंसीज़ निकाली हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। इसको आप वीडियो को आप क्या है पोस्ट करके भी आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। ये आपको स्टेट वगैरह बताई गई है कि कौन इसके अंडर में जो बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक जो हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पढ़ लेते हैं कि आप यहाँ का एलिजिबिलिटी क्या क्या रहना चाहिए। तो ये याद रखना, ये अलग अलग होगा, ठीक है। नीचे आपको इनबॉक्स में दिया गया होगा, वो मैं वहाँ से बता दूँगी। ये है कि आप इंडियन होने चाहिए, ये सब आपके लिए नॉर्मली अप्लाई होता है, जो नॉर्मली सभी एग्जामिनेशन के अंदर ये इसमें ही रहेगा। एज की अगर हम बात करें कि एज कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, दैन एज की अगर हम बात करें तो ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हो यानी कि सीनियर मैनेजर के लिए, तो आपकी एज 21 साल से 40 के बीच में होनी चाहिए। मतलब 21 साल से नीचे अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, और 40 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। यानी कि 21 से 40 ईयर के बीच में एज होनी चाहिए ऑफिसर स्केल या थर्ड या फिर सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। और उसके बाद में ऑफिसर स्केल थर्ड की अगर हम बात करें, जिसे मैनेजर बोला जाता है, इसके अंदर 21 ईयर से 32 के बीच होनी चाहिए आपकी एज, तब आप इसे फिलअप कर सकती हैं। और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। और उसके बाद में ऑफिसर असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़, इसके अंदर आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से 28 ईयर्स तक। इसके अंदर क्या है, आपकी एज रिलैक्सेशन है कि कौन सी कैटेगरी को कितनी एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, छूट मिल सकती है। तो SC कैटेगरी या ST की बात करें तो 5 ईयर है, और OBC की अगर हम बात करें तो OBC में कितना है, 3 ईयर्स है, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग सभी को दी गई है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर कि जो आपका इम्पोर्टेंट रहता है वो कौन सा है कि अगर आपको ये नोटिफिकेशन जो है ये पूरा चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी कि जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या कुछ होना चाहिए हमारा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर आप ऑफिसर असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो यानी कि मल्टीपर्पज़ ऑफिसर के लिए, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री के अंदर आपके पास क्या है, एक नॉलेज भी होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है, वर्किंग नॉलेज। इसके अंदर एक्सपीरियंस में आपको कुछ नहीं मांगा गया आपसे कि आपका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया। ओनली बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ऑफिसर स्किल फर्स्ट की बात करें यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो जो बैचलर डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, और इसके अंदर फील्ड डिसाइड किए गए हैं। यानी कि आपके पास जो बैचलर डिग्री है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी तो होनी ही चाहिए, और उसके अंडर में या तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, PC कल्चर, या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कोऑपरेटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। यानी कि इनमें से अगर आपने बैचलर डिग्री किया है इन सब्जेक्ट में से,
तो आप क्या है इस ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफिसर स्किल सेकंड की, यानी कि जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए, इसमें भी आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है, लेकिन इसमें आपकी जो बैचलर डिग्री के अंदर परसेंटेज या मार्क्स होने चाहिए वो 50%, यानी कि 50% से ज़्यादा होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और इन सेक्टर के अंडर में आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या है 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्किल सेकंड की बात करते हैं, जिसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर या एसओ बोला जाता है या मैनेजर। तो इसके अंदर अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके अंडर में, और आपके क्या है 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके पास होने चाहिए और 1 साल का आपका क्या है एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड के अंदर। और उसके बाद में अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में करते हो तो आपको ये सब चीज़ें सीए की जो है इंस्टीट्यूशंस, ये सब आपके लिए एसेंशियल है। तो ये सब आप देख सकते हो। इनकी अलग अलग पोस्ट के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है एग्रीकल्चरल ऑफिसर, यानी कि एओ जिसे हम बोलते हैं। एओ के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर क्या एसेंशियलिटी है कि हम क्या है बैचलर डिग्री होनी चाहिए हमारे पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी या फिर एनिमल हस्बेंड्री या फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या पिसिकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और आपके मार्क्स जो है वो 50% से अबव होने चाहिए, 50% होनी चाहिए। उससे नीचे अगर आपकी है परसेंटेज तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इन फील्ड्स के अंदर, ठीक है। ये चीज़ है एओ के लिए। उसके बाद में ऑफिसर स्किल थर्ड की बात करती हैं सीनियर मैनेजर की, तो बैचलर डिग्री है, ठीक है, आपके पास होनी चाहिए, 50% से अबव मार्क्स होनी चाहिए और इन फील्ड के अंदर आपकी जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके फॉर्म जो थे वो कल से फिलअप होना शुरू हो चुके हैं और 28 तक आपके जो फॉर्म है वो फिलअप होंगे। इसके अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखो 8/6 यानी कि कल से फिलअप होना शुरू हो चुके हैं और 28 जून तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे। तो इसके लिए अगर हम फ़ी की बात करें तो जो SC ST या फिर PWBD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 175 रुपये यानी कि 175 रुपीज़ रहेंगे। और अगर हम OBC या फिर जनरल या अदर कैटेगरी जो है उनके लिए 850 यानी कि 850 रुपीज़ जो है यहाँ पे रहने वाले हैं। ऑफिसर्स असिस्टेंट के लिए यानी मल्टीपर्पज़ के लिए अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो उसके लिए भी आपका फ़ी स्ट्रक्चर है जो सेम रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करें कि इनके जो पेपर्स हैं उनके अंदर क्या कुछ रहता है। ऑनलाइन होता है पेपर, ये आप सबको पता होगा, ऑनलाइन रहता है, आपका कंप्यूटर पे रहता है पेपर। तो इसका क्या है, इसके कुछ पोस्ट के लिए तो ऐसे रहता है कि आपका जो है क्या है मेंस, पहले आपका प्रीलियम होता है, प्री एग्जामिनेशन, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये प्रोसीजर रहता है। लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि प्री और मेंस की बजाय एक ही पेपर रहता है, फिर आपका इंटरव्यू रहता है, ठीक है। ये प्रोसीजर रहता है। तो पहले हम बात कर लें कि ऑफिसर असिस्टेंट की जिसका प्रीलियम होता है यानी कि मल्टीपर्पज़ ऑफिसर का, उसके अंदर आपके 2 सब्जेक्ट रहते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग में क्या रहता है आपका 40 क्वेश्चन रहते हैं और इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी का अभी 40 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके 80 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन रहते हैं और 80 मार्क्स रहते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर रहता है आपका। और 45 मिनट्स आपको मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में ऑफिसर स्किल फर्स्ट की बात करें, इसके अंदर भी 2 सब्जेक्ट रहते हैं आपके और 40 मार्क्स के 40 नंबर के रहते हैं और 45 मिनट्स आपको इन्हें सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। अब मेंस की बात कर लेते हैं, वो तो हो गई प्रीलियम की। मेंस की ऑफिसर असिस्टेंट की जब आप ये प्री वाला सेक्शन है ना, इसे आप क्लियर कर लोगे ना तब आपका मेंस होता है। मेंस की अगर हम बात करें तो ऑफिसर असिस्टेंट जो है मल्टीपर्पज़ के लिए इसके अंदर 5 सब्जेक्ट रहते हैं। तो इनमें से क्या है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज़ करना होता है, यानी कि 5 ही सब्जेक्ट रहेंगे, या तो आप हिंदी चूज़ करो या फिर इंग्लिश जो चूज़ करोगे और उसी में से आपका रहेगा। इंग्लिश चूज़ करोगे तो इंग्लिश का पेपर आएगा, हिंदी चूज़ करोगे तो हिंदी का पेपर आएगा। इसमें से क्या है आपके अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, 40 क्वेश्चन रहते हैं और इनकी मार्किंग जो है वो अलग रहती है।
रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे ना वो 50 नंबर के होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के जो 40 क्वेश्चन है वो 20 नंबर के, यानी कि पर क्वेश्चन आपको हाफ नंबर दिया जाता है, ओके, आधा नंबर दिया जाता है। और 2 आवर्स यानी 2 घंटे मिलती है आपको पेपर पूरा करने के लिए ऑफिसर असिस्टेंट या मल्टीपर्पज़ का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफिसर स्किल फर्स्ट की। तो ऑफिसर स्किल फर्स्ट के अंदर क्या रहता है, इसमें भी आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। हिंदी या इंग्लिश आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, आप दोनों में से कोई भी एक वाले को चूज़ कर सकते हो जो आपका मन हो। इसमें ये ऐसे आपके क्वेश्चन रहते हैं 40-40 और इनकी ये वाली मार्किंग रहती है सेम। आपको 2 आवर्स का टाइम क्या है आपको दिया जाता है कि आप पेपर सेट को सोल्व करो। ये इसके अंदर इसका मतलब ये है कि आप जिस स्टेट के अंदर फिलअप कर रहे हो ना उस स्टेट के लिए जो असेंशियल लैंग्वेज जो है कि आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप इस एरिया के अंदर फॉर्म फिलअप कर रहे हो देन आपको ये लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे सिंगल लेवल एग्जामिनेशन की, यानी कि वो एग्ज़ाम जिनका एक एग्ज़ाम होता है, उन पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम होता है। प्रीलियम मेंस का कोई फंडा नहीं रहता, इसके अंदर एक एग्ज़ाम होता है, उसी में प्री वही मेंस है। तो उसकी बात करें कौन सा ऑफिसर स्किल सेकंड है, यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, जिसके अंदर अलग अलग रहती हैं जैसे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंस अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी। और फिर रहता है आपका क्वांट, इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक चूज़ करना होता है। और बाकी आपको पता होगा कि ऑप्शनल रहता है। बाकी जो सब्जेक्ट है मान लो रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस है और क्वांट एप्टीट्यूड है, इनके लिए आपके पास मीडियम रहता है कि आप हिंदी मीडियम में पेपर करना चाहते हो या इंग्लिश में। जो आप चूज़ करोगे आपको उसी लैंग्वेज में पेपर मिलेगा। बट हिंदी या इंग्लिश में आपको पता है जो चूज़ करोगे उसी लैंग्वेज में रहेगा आपका पेपर। ये इतने क्वेश्चन रहते हैं और इतने इतने मार्क्स के रहते हैं और 2 आवर्स आपको दिए जाते हैं पेपर को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट आपका रहता है ऑफिसर स्किल सेकंड, यानी कि स्पेशलिस्ट कार्डी का। इसके अंदर आपके सब्जेक्ट रहते हैं 6, तो हिंदी इंग्लिश में से फिर से आपको चूज़ करना पड़ता है। बाकी मीडियम रहते हैं आपके पास, हिंदी या इंग्लिश में से आप एक चूज़ कर सकते हो। ये आपकी नंबरिंग रहती है, ये मैक्सिमम मार्क्स रहती हैं। इसमें 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे आपको दिए जाते हैं पेपर को पूरा करने के लिए। ऑफिसर स्किल थर्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं और इसके अंदर क्वेश्चंस की सीरीज़ ये रहती है और मैक्सिमम मार्क्स इतने रहते हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 ही मार्क्स मिलते हैं आपको और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए थी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि कौन कौन सा रहता है प्रीलियम वगैरह। उसके बाद में रहता है आपका इंटरव्यू। जब ये आप दोनों ही क्लियर कर लेते हो ना उसके बाद में आता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था ये जो प्रोसेस है कि आपको किस टाइप से फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे फिल करना है, कौन सी यानी आपको पिक्स जो लगानी है उसका साइज क्या रहेगा, वो सब चीज़ें जो हैं वो इसमें आपको बताई गई है। और जो साइन है और जो आपकी बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इसके अंदर, तो उनको क्या होता है अरेंज करना पड़ता है एक पिक्सल पे और फिर उनको क्या होता है अपलोड करना पड़ता है। तो वो सब नॉलेज जानकारी जो है वो इस पूरी PDF में दी गई है। और अगर हम बात करें कि इनके शेड्यूल की कि इनका जो डेट वगैरह है वो क्या कुछ दिया हुआ है, तो ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट तो 8 जून से आपकी शुरू हो चुकी है यानी कल से, और 28 जून जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी। और पेमेंट एप्लीकेशन आप कब तक कर सकते हो, पेमेंट जो आपको देनी है उसकी आप 8 जून से लेके 28 जून के बीच बीच में कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो प्री एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर है वो कब मिलेगा, 9 जुलाई यानी कि 9 जुलाई को, ठीक है। और आप उसे डाउनलोड कब कर सकते हो, 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में, ओके। और इसके एग्ज़ामिनेशन की जो डेट बताई गई है, जो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा, अगस्त के अंदर होगा, ये बोला है अगस्त के अंदर होगा और फिर रिजल्ट आएगा आपका सितंबर के अंदर, ठीक है। और जो मेंस, जब आपने प्रीलियम क्लियर कर लिया तो उसके बाद में आपका मेंस होगा जो कि सितंबर में ही होगा, ठीक है। फिर सितंबर अक्टूबर में मेंस का रिजल्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में आपका जो कॉल लेटर आपको मिलेगा इंटरव्यू के लिए वो अक्टूबर नवंबर में रहेगा और आपका इंटरव्यू भी अक्टूबर नवंबर में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और फिर जाके फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। ये वाला प्रोसीजर जो है इसका पूरा एग्जामिनेशन का रहता है। इसमें आपको बताया गया है कि कौन सी स्टेट के अंदर किस किस बैंक के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी किस किस कैटेगरी के लिए निकाली गई है। जैसे कि ये वाली पूरी लाइन है, ये SC की है, ये ST की है, ये OBC की है। तो आप जिस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी की आप क्या है ये अलग अलग वैकेंसीज देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है। तो फॉर्म को जिस जिस स्टेट के अंदर आप फिलअप करोगे
उसकी वैकेंसीज़ के बेस पे आप फिलअप कर सकते हो कि जिस कोई भी स्टेट के अंदर वैकेंसी अधिक है तो आप उसके अंदर या फिर जो भी आपको सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये पूरी PDF लेने के लिए आप मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना और जो वीडियो के अंदर लिंक दी गई है उससे आप देख सकते हो। बात अगर हम करें कि प्रीलियम सेक्टर के लिए, इस साइड आपको स्टेट दी गई है, यानी कि प्रीलियम एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन के लिए ये आपके सेंटर रहेंगे, यानी इनमें से आप एक सेंटर चूज़ करोगे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे और फिर आपको वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। और एक रहता है आपका मेंस, ठीक है, जब आप प्री क्लियर करोगे ना तो मेंस, यानी कि अगर आप आंध्र प्रदेश के अंदर फिलअप करते हो ना तो इनमें से एक चुन सकते हो आप अपने प्री एग्जामिनेशन के लिए, और इनमें से एक आप चुनोगे मेंस के लिए। जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा ना तो आपका मेंस इनमें से किसी एक जगह पे होगा। इसी प्रकार जितनी भी स्टेट है ना सबका अलग अलग दिया गया है, ठीक है। तो ये थी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन जो कि RRB की इम्पोर्टेंट थी कि जो नोटिफिकेशन के अंदर क्या कुछ दिया गया है। तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, न्यू अपडेट्स चाहिए जॉब से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री क्लासेस के लिए भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।